नमस्कार साथियों, आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुए और हमारा नया प्रकरण है उपसर्ग। कौन सा प्रकरण है साथियों? उपसर्ग। कौन सा प्रकरण? उपसर्ग। ये उपसर्ग है साथियों आपकी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर के अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन करता है। उपसर्ग क्या है? किसी शब्द या किसी धातु के आगे आगे लगता है। किसी शब्द या धातु के आगे लगता है तो शब्द या अर्थ धातु में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? उस शब्द के अंदर है परिवर्तन कर देता है तो वो क्या हो जाता है? वही उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी शब्द के आगे लगना और उसके अर्थ में क्या कर देना? परिवर्तन कर देना, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। वैसे आपकी कक्षा बोर्ड की परीक्षा में उपसर्ग की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, फिर भी लिख लें। आप लिख ले, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। परिभाषा क्या है? शब्द के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन करना। शब्द के आगे लगना फिर उसके अर्थ में क्या कर देना? परिवर्तन कर देना, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और मैं आपको डायरेक्टली यहां से करवाऊंगा। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या। उपसर्ग की संख्या। तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या क्या है? उपसर्गों की संख्या साथियों कितनी होती है? तो संस्कृत में उपसर्ग कहते हैं वो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग है वो 22 होते हैं। कितने होते हैं? तो 22। तो लिखिए साथियों, अपन एक एक करके लिखते हैं। एक एक उपसर्ग लिखेंगे। पहला हमारा उपसर्ग होता है पर। कौन सा होता है? पर। दूसरा अर्थ होता है परा। अर्थ भी लिख लीजिए साथ ही। पर का अर्थ क्या होता है? अधिक भी होता है और पर का अर्थ है दूर भी होता है। अधिक भी होता है और दूर भी होता है। परा का अर्थ है पीछे होता है। क्या होता है? परा का अर्थ क्या होता है? पीछे। अब का अर्थ क्या होता है? दूर होता है। अब का अर्थ क्या होता है? दूर। फिर सम। सम क्या है? सम आपका सम यानी समान या अचित रहे। सम यानी अचित रहे। अच्छी रहे। सम यानी अचित रहे। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे होता है। अव। अव का क्या अर्थ होता है? अव यानी बिना। सातवां है हमारा प्रत्यय निर। निर का अर्थ होता है अभाव यानी हमारी कोई कमी वगैरह है वो। और निर निर को है एक हमारा निस। निस यानी बाहर या बिना। निस या बाहर या बिना। निस यानी बाहर या बिना। निस किसे कहते हैं? बाहर या बिना को कहते हैं। लिखते लीजिए। निस यानी बाहर या बिना। नवा है दुस। नवा क्या है? दुस है। दुस यानी कठिन। 10वां है
दूर, दूर यानी बुरा। फिर आपका है वी, वी यानी अलग। 12वां है आठ आ, आ, इसका अर्थ है तक या कम। तक या कम साथियों, लिखते रहिए अच्छी तरीके से। तक या कम। फिर आपके 13वां उपसर्ग है। 13वां उपसर्ग क्या है? नी, नी यानी नीचे। 14वां है क्या? अधिक, अधि, अधि यानी ऊपर। 15वां अपि, अपि यानी निकट। 16वां अति, अति यानी बहुत। 17वां सु यानी सुंदर। 18वां उद, उद यानी ऊपर। 19वां उपसर्ग अभी, अभी यानी और। 20वां उपसर्ग है प्रति, प्रति यानी और। 21वां उपसर्ग है परि, परि यानी चारों ओर। और 22वां है उप, उप यानी पास में। उप यानी पास में साथियों, ठीक है ना? तो ये आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। यानी उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। पहला उपसर्ग है पर का अर्थ है अधिक या दूर। दूसरा है परा यानी पीछे। तीसरा आप यानी दूर। चौथा है सम यानी अच्छी तरह। पांचवा अनु यानी पीछे। छठा है अव यानी बिना। सातवां निर यानी अभाव या कमी। आठवां निस यानी बाहर या बिना। नौवां है दुष्ट या कठिन। 10वां है दूर या बुरा। 11वां है वी यानी अलग। और 12वां है आ यानी तक या कम। और 13वां है नी यानी नीचे। 14वां आदि यानी ऊपर। 15वां अपि यानी निकट। फिर अति यानी बहुत। सु यानी सुंदर। उद यानी ऊपर। अभि यानी और। प्रति यानी और। परि यानी चारों ओर। उप यानी पास में। तो ये हमारे संस्कृत के क्या है? अवयव है। संस्कृत के क्या अवयव क्या है? ये उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हुए साथियों? संस्कृत के कुल मिलाकर के आपके 22 उपसर्ग हुए। कितने उपसर्ग हुए? 22 उपसर्ग हुए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, एक एक उपसर्ग को लेते हैं हम।
तो देखिए साथियों, हमारा पहला उपसर्ग है पर। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है पहला। जैसे पहला उपसर्ग हो गया हमारा ये पर। कौन सा उपसर्ग हो गया? पर। इसके उदाहरण है जैसे परदेश, परदेश उदाहरण हो गया। प्रहार हो गया, प्रयोग हो गया, प्रवास हो गया, फिर आपके प्रहर्ती हो गया, फिर या प्रयोजनम हो गया, परियोजनम हो गया, प्रसालित हो गया, प्रसालित। ये आपके एक एक उदाहरण है पर के, ठीक है ना। इसमें क्या है कि पर के उदाहरण है, यानी आप पेपर में इसी प्रकार से आएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें अब उपसर्ग कौन सा है, प्रदेश में उपसर्ग कौन सा है। तो आपको देखने से पता चलता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और इसमें मुख्य शब्द कौन सा है। पेपर में पूछा जाएगा इसमें प्रदेश में उपसर्ग कौन सा और मुख्य शब्द कौन सा। तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द के आगे वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। और वैसे ही यहाँ पर क्या पर आपको मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है ना, पर और पर। तो उपसर्ग कौन सा हो गया इसमें? पर। और मुख्य शब्द क्या हो गया? देश। तो प्रदेश का उपसर्ग क्या हो गया? पर। और मुख्य शब्द क्या हो गया? देश है। इसी प्रकार प्रहार, तो उपसर्ग कौन सा हो गया? पर। और मुख्य शब्द क्या हो गया? हार। पेपर में ऐसा ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए कि प्रहार में उपसर्ग कौन सा है तो आप कहोगे पर, मुख्य शब्द कौन सा है तो आप कहोगे हार। प्रयोग इसी प्रकार से पर, और मुख्य शब्द कौन सा हो गया? योग। ठीक ना साथियों। प्रवास में क्या पर है और मुख्य शब्द कौन सा है? वास है। प्रहर्ती में तो पर तो प्रत्यय हो ही गया, उपसर्ग हो गया, और हर्ती क्या हो गया? आपका मुख्य शब्द हो गया। प्रयोजन में पर आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। योजनम क्या हो गया? योजनम क्या हो गया? योजनम आपके उपसर्ग हो गया। पर साल्यति, पर साल्यति, पर क्या है? उपसर्ग है। तो साल्यति क्या हो गया आपका? साल्यति क्या हो गया? साल्यति आपका मुख्य शब्द हो गया। तो कहीं दिक्कत? परदेश, पर में क्या है? उपसर्ग है आपका, और देश क्या? मुख्य शब्द। पर उपसर्ग वापिस हार आपका मुख्य शब्द। पर आपका क्या उपसर्ग, और योग आपका मुख्य शब्द हो गया। पर आपका उपसर्ग, वास आपका क्या मुख्य शब्द हो गया। पर आप वापिस आपका उपसर्ग, और हर्ती आपका मुख्य शब्द हो गया। प्रयोजन क्या हो गया? पर। ये उपसर्ग क्या हो गया? पर। योजन क्या हो गया? आपका मुख्य शब्द। और सालित में पर उपसर्ग हो गया, सालित आपका क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। तो पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई प्रयोग है, प्रयोजन में इसमें उपसर्ग कौन सा है और इसमें मुख्य शब्द कौन सा है। तो आपको यही बताना है कि इसमें ये उपसर्ग है और इसमें मुख्य शब्द है। इनके बाहर पेपर में इस प्रकार से बाहर आपके साथ नहीं जाएगा। तो आपको पहचान आनी चाहिए। मुख्य रूप से पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 22 प्रत्यय है वो संस्कृत में कौन कौन से है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, नोट कीजिए। फिर हम दूसरा प्रत्यय उपसर्ग कर रहे हैं, और दूसरा उपसर्ग है हमारे साथियों परा। क्या है? परा। और परा का अर्थ क्या होता है? पीछे होता है। परा का अर्थ क्या होता है? पीछे भी होता है, और परा का अर्थ आपके अधिक भी होता है। दोनों याद कर लेना। आपसे पूछा जाए कि परा का अर्थ क्या होता है, तो पीछे या अधिक होता है। जैसे इसके उदाहरण में लिख देता हूं, जैसे पराजय है। क्या? पराजय, पराक्रमः, प्रभवति,
करोति परा जयते परा जयते अप करोति परा जयते हो गए ना, परा कर्मति परा चलती भी है और परा कर्मति भी है, कर्मति फिर है आपके परावर्तते वर्तते। तो इस प्रकार से आपके पराग के उदाहरण हो गए। क्या हो गए? पराग के उदाहरण हो गए। तो बहुत ही सिंपल है साथियों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी देखो आपको मैं समझा देता हूँ कि आपको दिखने से पता चलेगा कि उपसर्ग कौन सा है, तो परा। उपसर्ग कौन सा है आपका? परा। कौन सा उपसर्ग? परा। कौन सा उपसर्ग? परा। कौन सा उपसर्ग? परा। उपसर्ग कौन सा? परा। तो परा कौन सा उपसर्ग? तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि उपसर्ग कौन सा याद है आपको परा, तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल जाओगे वही से परा जे में। परा क्या है आपका? पराजे में परा क्या आपका? उपसर्ग है। पराकर में उपसर्ग कौन सा आपका है? परा। परा परा भौती में उपसर्ग कौन सा हो गया? ये आपका परा। प्राजैति में आपका उपसर्ग कौन सा हो गया? परा। पराक्रमति में उपसर्ग कौन सा हो गया आपका? परा। परावर्तते में उपसर्ग कौन सा हो गया आपका? परा। बस धन धन कर देते हैं प्लस। जब पराजय में परा उपसर्ग हो गए तो शब्द बन जाए क्या? जय। तो जय क्या हो गया आपका? ये मुख्य शब्द हो गया। समझ में आया ना साथियों? पराक्रम, परा तो आपके क्या होगा? उपसर्ग, तो शब्द क्या बन जाए? क्रम। तो ये क्रम क्या हो गया आपका? मुख्य शब्द हो गया। क्रम क्या हो गया आपका? मुख्य शब्द हो गया। पराभौती, परा आपका क्या उपसर्ग हो गया? तो भौती क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। भौती क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। भौती क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। परा जयते, तो परा क्या आपका? उपसर्ग है, तो जयते क्या बन गया आपका? मुख्य शब्द बन गया। जयते क्या बन गया? परा प्लस जयते, जयते क्या हो गया आपका? मुख्य शब्द हो गया। पराक्रमति, तो परा क्या हो गया आपका? परा क्या हुआ? मुख्य शब्द हो गया। परा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कर्मति आपका क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। पराक्रमति। परा, परा आपका क्या उपसर्ग है? तो देखो परा प्लस अवर्तते, अवर्तते क्या हो गया आपके? मुख्य शब्द हो गया। इस प्रकार से साथियों आपको करना। अवर्तते क्यों है? मैंने यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना? की मात्र देना, इस प्रकार से दीर्घ संधि का प्रयोग कर लिया। वैसे वर्तते भी कर सकते हैं, वर्तते, वर्तते भी कर सकते हैं। वर्तते का अर्थ क्या होता है? ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अगर निश्चय नहीं करते हो तो ये साथियों इस प्रकार से मैं आपको पूरे उपसर्ग करवाऊंगा। कहीं दिक्कत आई तो आप बोल सकते हैं साथियों, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे तीसरा हमारा उपसर्ग है सम, और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है आपका बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। ये भी याद रख लेना, बुरा या विपरीत, क्योंकि आपके हिंदी के कोर्स में यहाँ पूछा जाता है कि भाई सम का अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सम का अर्थ बुरा या विपरीत। तो इसके उदाहरण देखो, क्या आपके सम चाहिए आपके अब का अर्थ क्या होता है? बुरा या विपरीत। जिस उदाहरण में आपके ये अपकीर्ति, अपकीर्ति हो गया, अपमानम हो गया, अपमानम हो गया, अपकार हो गया, अपकार हो गया, अपहरणम हो गया, अपहरणम हो गया। जैसे ये आपका अपकरोति हो गया,
यह आपके अपहृति हो गया, यह आपके अपभाषित हो गया। तो ये आपके क्या आपके उदाहरण है, तो इसे नोट कीजिए, मैं समझा भी देता हूं और हर अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। विशेष बात है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो कोई हमारे दिखते हैं नहीं। जिसे अब का अर्थ कहते हैं बुरा। अब जैसे नाम आया आपने याद कर रखा है कि भाई अब भी एक संस्कृत का उपसर्ग होता है, तो आप पहचान जाते हैं कोई ये शब्द है अप है, अप उपसर्ग है, इसमें क्या उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। तो अब कीर्ति में उपसर्ग कौन सा है साथी, आपका अप उपसर्ग हो गया। तो मुख्य शब्द क्या बन जाए, कीर्ति, क्या बन जाए, कीर्ति, अप और कीर्ति। बस इस प्रकार से अपमान, तो उपसर्ग कौन सा हो गया, अप, तो मानव क्या हो गया आपका, मुख्य शब्द, ठीक है ना। अपकार्य, अप क्या हो गया आपका उपसर्ग, और कार्य क्या हो गया आपका मुख्य शब्द, कार्य क्या हो गया मुख्य शब्द। अपहरणम, तो अब क्या हो गया आपका मुख्य उपसर्ग, और हरणम क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया, हरणम क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया, ठीक है ना। तो अब करोति, अब क्या हो गया आपका उपसर्ग, और करोति क्या हो गया वापिस, करोति क्या हो गया मुख्य शब्द हो गया। अब हरती, अब क्या हो गया आपका उपसर्ग, और हरती क्या हो गया मुख्य शब्द हो गया, हरती क्या हो गया आपके मुख्य शब्द हो गया। अब ये अब क्या आपका मुख्य शब्द, अब क्या उपसर्ग, और भाष्यति क्या आपका मुख्य शब्द है, भाष्यति क्या हो गया मुख्य शब्द। अब भाष्यति, अब तो क्या हो गया मुख्य उपसर्ग हो गया, भाष्यति क्या हो गया मुख्य शब्द, अब उपसर्ग और अर्थी क्या हो गया मुख्य शब्द हो गया। इस प्रकार से साथ ही आपके उदाहरण हो गए, क्या हो गए आपके सारे उदाहरण हो गए। तो हमारा अब चौथा उपसर्ग है सम, चौथा उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। चौथा कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। चौथा साथ उपसर्ग कौन सा है, सम है। चौथा उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। चौथा उपसर्ग सम, और सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है साथियों, सम का अर्थ होता है पूर्ण शुद्ध, सम का अर्थ कहता है पूर्ण शुद्ध, ठीक है। सम का अर्थ कहता है पूर्ण शुद्ध या अच्छी तरह से, या अच्छी तरह से। सम के उदाहरण साथियों, तो सम के उदाहरण देखिए, जैसे आपके संगति, संपूर्ण, संपूर्ण हो गया, ये आपके संतोष हो गया, संतोषः, ये आपके संध्या, ये आपके संस्कृतम हो गया, क्या हो गया संस्कृतम हो गया, जैसे संभवती हो गया, जैसे आपके संचरती हो गया, जैसे आपके संचरणम हो गया। तो ये देखो सम के उदाहरण, ठीक है ना, सम के उदाहरण। सम के उदाहरण क्या है साथियों, संगति, देखो इसमें आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा ना, परंतु ये अनुस्वार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सम में मैं आता है ना, तो ये अनुस्वार है, तो ये भी म आधा ही है।
यहाँ पर देखो ये मैं आधा आ गया, इधर ये वापस ने अनुस्वार के रूप में आ गया, ये इधर अनुस्वार के रूप में आ गया, ये अनुस्वार के रूप में अनुस्वार, ये सब और मैं सम सम में सम, ठीक है ना। तो सम और मुख्य शब्द क्या बच गया, गति बच गया, क्या बच गया, गति। सम प्लस गति, क्या बच गया, सम प्लस गति, सम प्लस गति संपूर्ण, तो सम प्लस पूर्ण, ठीक है ना। तो संतोष, तो सम प्लस तोष, समभवती, तो सम प्लस भवती, संचरती, तो सम प्लस चरती, संचलनम, तो सम प्लस चरणम। तो ये आपके साथियों सम के उदाहरण हुए, सम उपसर्ग के उदाहरण हुए। कीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5 उपसर्ग रहेगा साथियों। अनु, कौन सा उपसर्ग रहेगा, अनु उपसर्ग। अनु, और अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ होता है आपके पीछे या समान, पीछे या समान, यहाँ पर क्या है, अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ क्या, पीछे या समान, जैसे अनुचर, ये उदाहरण क्या है, अनुचरः, अनुवादः, अनुराग, जैसे आपके अनुधावती, अनुधावती, ये आपका हो गया अनुदितम, अनुदितम, ये आपका आ गया अनुक्रोती, या अनुसरती, अनुसरती। सारे उदाहरण किसके, अनु के। किसके उदाहरण, ये अनु के, ठीक है ना साथियों। तो लिखिए, लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये कहानी। तो देखिए साथियों, ये देखो अनु उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनु। तो ये अनु आपको दिखाई दे दिया ना, उपसर्ग तो क्या हो गया आपका, अनु हो गया। जो शेष बचा वो आपका क्या हो गया, मुख्य शब्द हो गया। शेष क्या हुआ, मुख्य शब्द हो गया। अनु प्लस चरह, अनु वापिस अनुवाद में अनु है, तो ये आपका अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। बचा क्या, वादह, तो ये आपका वादह क्या हो गया, मुख्य शब्द हो गया। अनुरागः, तो अनु तो आपका उपसर्ग हो ही गया। बचा क्या, शेष क्या रहा, रागः, तो ये रागः क्या आपका मुख्य शब्द है। रागः क्या मुख्य शब्द है। अनुधावती, तो अनु तो आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और धावती क्या हो गया आपका, मुख्य शब्द हो गया। अनुदती, देखो ऊ बड़ा आ गया, हमें तो ऊ छोटा चाहिए ना, तो हम अनु छोटा ही लिखेंगे। अब ऊ शेष रह गया ना, तो उदिति उदितम हो गया, उदितम, इधर संधि हो गई, ठीक है ना, उदितम। अनुकरोति, अनु आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और करोति बचा, तो करोति क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। अनुसरती,
अनु क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, और सर्ती क्या हो गया आपके साथियों मुख्य शब्द हो गया। सर्ती क्या हो गया 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 मुख्य शब्द। तो चलिए साथियों आगे, और आगे हमारा पांचवा उपसर्ग है, छठा उपसर्ग है, और छठा उपसर्ग है हमारा अ उपसर्ग है। छठा कौन सा उपसर्ग है अ। छठा उपसर्ग कौन सा है अ उपसर्ग है। छठा छठा उपसर्ग, छठा उपसर्ग क्या है अ। अ का अर्थ क्या होता है बुरा या हीन। तो अब बुरा है, अब का क्या है जैसे अवगुणः या अवसरः, अवशेष है, अवतारः, अवगच्छति, अवगच्छति, अवतरती, और ये आपका अवबस बोलते हैं। तो लिखिए अब अव के साथियों, अच्छी तरीके से हमें करना है, अच्छी तरीके से हमें समझना है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। तो अव प्रति भी हमारा उपसर्ग की क्या है अव है, तो सभी का आगे अव आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या गया अव उपसर्ग के सारे उदाहरण है। तो अव हमारा क्या हो गया मुख्य उपसर्ग हो गया। अब गुण शेष रहा, तो गुण क्या हो गया अब की मुख्य शब्द, गुण मुख्य शब्द हो गया, ठीक है ना। अवसर है, तो अब तो आपको उपसर्ग हो ही गया, मुख्य शब्द क्या हो गया सरह, शेष सरह बन जाना, तो ये आपका सरह क्या हो गया मुख्य शब्द हो गया। अब शेष, अब आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया, तो शेष क्या बचा शेष विशेष ही बचा, तो शेष क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। अब तारा है, अब तो क्या हो गया आपका उपसर्ग, शेष क्या बचा तारा, तो तारा आपका क्या हो गया उपसर्ग। अब गच्छति, अब क्या आपका उपसर्ग है, और गच्छति आपका क्या है मुख्य शब्द है। गच्छति आपका क्या है मुख्य शब्द है। अवतरती, अब क्या आपका उपसर्ग है, और तरती क्या बचा शेष, तो तरती क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। साथ ही तरती क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। इस प्रकार से ये सारे आपके उदाहरण है, धीरे धीरे समझ लेना साथियों, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को ये समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब हमारे साथ साथियों सातवां उपसर्ग, और सातवां उपसर्ग है हमारा निस। क्या है सातवां उपसर्ग है हमारा निस उपसर्ग है। सातवां कौन सा उपसर्ग है निस। और निस का उपसर्ग का अर्थ होता है साथियों बिना या बाहर। निस का अर्थ क्या होता है बिना या बाहर। बिना, निस का अर्थ क्या होता है बिना या बाहर। तो निस के उदाहरण देखो साथियों, निश्चय, निष्पापः, निस्सहाय, निस निष्कर्मति, निस्तेज, निश्चल,
आपका ये आपके है ना निस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? निस प्रत्यय के उदाहरण है। निस प्रत्यय के उदाहरण है। तो देखो नि चे, जैसे नि और से आ गया, इसका मतलब क्या है? निश्चय प्रत्यय हो गया, निस उपसर्ग है। नि और से तो निस उपसर्ग, 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 नि और से तो निस उपसर्ग। उपसर्ग से आधा आधा, तो यहाँ पर भी हमारा से क्या आधा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब कहां पर आएगा कि ये देखो यहाँ पर से स्लेट वाला है, यहाँ से षटकोण वाला है, परंतु ध्यान रहे निस में चाहे आपको से शंकर वाला मिले चाहे षटकोण वाला मिले, ये स्लेट वाला तो रहेगा इसमें निस उपसर्ग के। क्योंकि मैंने आपको इसमें पहले ही एक बार विसर्ग संधि समझा दिए, क्योंकि इस नियम से आपको ये इस प्रकार से चेंज होता है। परंतु उपसर्ग में आपको याद रखना है, चाहे निस में कुछ ऐसे स्लेटर वाला मिल जाए, चाहे शंकर वाला मिल जाए, चाहे षटकोण में वाला मिल जाए, रहेगा निस का निस। तो जैसे आपको मिल गया तो पता चल गया ये निस क्या आपका उपसर्ग है। इससे बनता क्या? चाय। तो चाय क्या हो गया? आपका मुख्य शब्द हो गया। क्या हो गया? चाय मुख्य शब्द हो गया। निस आपका क्या आ गया? वापस उपसर्ग आ गया। निस क्या आ गया? आपका उपसर्ग आ गया। तो मुख्य शब्द क्या बनता है? पापा। तो ये आपका पापा क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। पापा क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। निस, तो निस क्या हो गया? आपका मुख्य शब्द। सहाय क्या हो गया? आपका मुख्य शब्द हो गया। निस आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। शेष क्या बचा? कर्मति। तो कर्मति क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो, मुख्य शब्द हो गया। कर्मति क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। कर्मति क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। कर्मति क्या हो गया? आपके मुख्य शब्द हो गया। निस, निस क्या है? आपके मुख्य शब्द है। निस क्या आपके मुख्य शब्द है। और तेज है आपके क्या है? तेज क्या है? आपका मुख्य शब्द है। निस तो वापिस आपका उपसर्ग। शेष क्या बचा? छल। तो छल आपका क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया साथियों। छल क्या हो गया? मुख्य शब्द हो गया। तो ये सारे आपके निस के उदाहरण थे। निस उपसर्ग के क्या थे? उदाहरण थे। ठीक है ना? तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते साथियों। अभी आपका 8 है। 8वां निर। 8वां उपसर्ग कौन सा है? निर उपसर्ग है। और निर उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, अर्थात कमी। ठीक है ना? तो इसके आपके उदाहरण है निर्पराध, निर्पराध, फिर आपके हो गया निरपराध, निराशा, निर क्या है?
हम्म, निर्पेस्ते, कुछ उदाहरण और लिखा था मैं आपको। निर्पेस्ते, जैसे निष्प्रयोजनम, निर्गमनम, 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 निराधार, निराकरणम, ये सारे उदाहरण, ठीक है ना। तो ये देखिए साथियों किस प्रकार से हल होते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो देखो, निर, निर आ गया ना, साथ निर उपसर्ग, तो नी और र, ये निर उपसर्ग हो गया। बचा क्या, पराध, रे यहाँ पर पूरा है, जैसे ये र आधा आया तो इधर क्या बन गया अ, पराध क्या क्या बन गया, अपराध बन गया, निर अपराध। निराशा वही सेम ही, निर आ की मात्रा निकलेगी तो इधर क्या बन जाएगा, आशा बन जाएगा, आ सा, निर प्लस आशा, निर ये वही सेम, निर प्लस इप्सते, इपेसेते, वही निर प्लस गमनम, निर प्लस गमनम, वापिस निर प्लस आदर, दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। निर प्लस आकरणम, आकरणम, इसमें भी क्या होगी साथियों, दीर्घ संधि होगी, इसमें भी क्या होगी, इसमें भी दीर्घ संधि होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उपसर्ग के पास में, और नेक्स्ट उपसर्ग हमारा, अब कितने हो गए, 8 हो गए। कितने उपसर्ग हो गए साथियों, 8 उपसर्ग हो गए। कितने उपसर्ग हो गए, 8 उपसर्ग हो गए। तो अब हमारा उपसर्ग कौन सा है, अब हमारा उपसर्ग है नमा, दुस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, दुस उपसर्ग है, दुस, ये दुस उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है, दुस उपसर्ग। और दुस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा और कठिन, बुरा या कठिन। इसके उदाहरण क्या देखो, जैसे दुष्कर्म, दुष्चरित्रम, दुष्चरित्रम, दुस्सत्वम, सत्वम, या दुष्करोति, या दुस्साहस, तो इसके उदाहरण किस प्रकार से हल होते हैं देखो साथियों। तो इसके आपके हल होंगे, दुस है तो यहाँ पे दुस मिल गया, तो इसका मतलब क्या गया, दुस उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग हो गया, दुस उपसर्ग हो गया।
इसे क्या बचा कर्म, तो कर्म क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। वापिस दुस, दुस का मतलब ये आपका दुस उपसर्ग। कौन सा क्या चरित्रम, तो ये चरित्रम क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। चरित्रम क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। ये दुस, ये आपके दुस आपका उपसर्ग हो गया। इसे शेष क्या बचा सत्वम, तो सत्वम क्या हो गया आपका मुख्य शब्द हो गया। दुस ये आपका उपसर्ग हो गया। शेष क्या बचा करोति, तो करोति क्या हो गया आपके मुख्य शब्द हो गए साथियों। ये दुस, तो ये आपके उपसर्ग हो गया। और शेष क्या बचा साहस, तो ये आपका साहस आपका क्या हो गया मुख्य शब्द हो गया। तो नोट कीजिए साथियों। और आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, आज इस पार्ट में हम इतना ही समझेंगे क्योंकि काफी वीडियो लॉन्ग बन गया, इससे अधिक हम अभी नहीं करेंगे। और जहां तक मैंने अभी आपको उपसर्ग समझाया, 9 उपसर्ग समझाया है, और मैं आशा करूंगा कि मेरे जितने भी अभ्यर्थी भी ये देख रहे हैं ना, इन सभी को क्या एक उपसर्ग समझ में आया। उपसर्ग का अर्थ ये है कि शब्द के आगे जुड़ना और अर्थ को क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। फिर आपको संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्गों को मुख्य रूप से आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। मैं चैप्टर संस्कृत का जरूर करवा रहा हूँ साथियों, परंतु इसमें आपका हिंदी का चैप्टर भी साथ में क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि यही उपसर्ग है आपके हिंदी में भी आते हैं। और ये इनके सीधे सीधे संस्कृत में अर्थ नहीं पूछा जाता, परंतु संस्कृत हिंदी में आपके ना सीधे सीधे अर्थ पूछा जाता है। निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। निर का अर्थ क्या होता है, अभाव या कमी। तो ठीक है साथियों, फिर हम नेक्स्ट जो भी मैं आपको उपसर्ग करवाऊंगा उस समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।